नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड सी एस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर में मुख्य रूप से तीन तरह के हार्डवेयर डिवाइस पाई जाती है। नंबर वन, क्या नंबर वन पाया जाता है? मेमोरी। नंबर टू, सीपीयू। और नंबर थ्री, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पिछले वीडियो में हमने सीपीयू के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी एंड इट्स टाइप इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें उसमें हम वो जो है मेमोरी का यूज क्यों करता है? वो मेमोरी का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए। जो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो डेटा दो तरह के होते हैं। नंबर वन, एक ऐसा डेटा जिसपे हम चाहते हैं कि अभी वर्क हो या जिसको हम अभी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पररी डेटा। और एक ऐसा डेटा जिसपे हम चाहते हैं कि बाद में काम करें, जिसको हम फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट डेटा। अब इस दो तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह की मेमोरी पाई। एक प्राइमरी मेमोरी, जो क्या करता है? उस डेटा को रखता है जिस डेटा पे हम करंटली वर्क करना चाहते हैं, मतलब टेम्पररी वाले डेटा को रखता है। और सेकेंडरी मेमोरी वो उस डेटा को रखता है जिस डेटा का यूज हम फ्यूचर में करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो प्राइमरी मेमोरी है उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। मतलब इसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसको सीपीयू डायरेक्टली बस के द्वारा एक्सेस कर सकता है। और इस चीज को हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लेस होती है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो फास्ट होता है। किसके तुलना में? सेकेंडरी मेमोरी के तुलना। अब ये जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो भी दो तरह का होता है। नंबर वन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड नंबर टू, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और रीड ओनली मेमोरी में हम सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस का मतलब क्या हुआ? मान के चलिए एक रैम है, उसमें 10 स्पेस है और 10 जगह पे डेटा रखा हुआ है, एक से लेकर के 10 प्लेसेस पे। और यदि हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले 8 नंबर का डेटा यूज करना चाहेंगे, तो हम रैम में ये चीज कर सकते हैं। मतलब बिना किसी सीक्वेंस को फॉलो किए हुए या बिना किसी और चीज को फॉलो किए हुए डायरेक्टली नंबर 8 के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हुआ रैंडम का मतलब रैंडम एक्सेस का मतलब। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि डेटा स्टोर्ड इन रैम आर लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब इसमें जो डेटा है वो तभी तक रह सकता है जब तक कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पावर है। पावर लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है? कि डेटा कैन बी एक्सेस्ड एट अ फास्टर स्पीड। मतलब इसमें जो डेटा है उसको हम फास्टर स्पीड में एक्सेस कर सकते हैं रेदर देन सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल मेमोरी होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, चलिए अब नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? इट स्टोर दोज डेटा ऑन विच यूजर इज करंटली वर्किंग। कि जैसा कि हमने कहा था, ये सिर्फ उसी डेटा को रखता है जिस डेटा पे हम अभी करंटली वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? कि ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। अब ये जो रैम है ये भी बहुत तरीके के होते हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसके हिसाब से। एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। फिर उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, सिंक्रोनस स्टैटिक रैम, एसिंक्रोनस स्टैटिक रैम। फिर फर्दर डी रैम को भी डिवाइड किया गया है। तो चलिए आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? जॉन स्मिथ के द्वारा। कब किया गया था? 1964 में। कहाँ किया गया था? एट फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसका जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है? कि इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। कि इट इज सच टाइप ऑफ रैम इन विच डेटा इज स्टोर्ड टिल द पावर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज स्विच्ड ऑन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कंप्यूटर में पावर रहेगा तब तक में ये
इसमें डेटा रहेगा। ये तो आपका जो प्राइमरी मेमोरी है उसी का कॉन्सेप्ट है। अब ये स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम और डी रैम में अंतर क्या होगा तब? एस रैम और डी रैम में अंतर ये होता है कि इसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की गई, ट्रांजिस्टर की यूज की गई, ठीक है। और जो डायनेमिक रैम है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कैपेसिटर की यूज की गई है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज ये होती है कि उसमें से डेटा जो है वो कंप्यूटर में पावर रहे तब भी कुछ सेकंड के बाद लॉस हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जबकि जो हमारा जो स्टैटिक रैम है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले अब इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, बिट के फॉर्म में करते हैं। और हम जानते हैं कि बिट को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, फ्लिप फ्लॉप। और जो फ्लिप फ्लॉप है वो किस चीज से मिलके बना होता है, ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। और ट्रांजिस्टर में जो डेटा स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वोल्टेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसमें हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। फिर से समझिए, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो बिट के फॉर्म में होता है, और बिट को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। और जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो किस चीज से मिलके बना होता है, वो ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। और ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो डेटा को वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। यही कारण है कि डी रैम में हमें कुछ सेकंड के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम में जब तक पावर रहेगा तब तक डेटा रहेगा। अब ये जो है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है किसके तुलना में, डी रैम के तुलना में। और ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा होता है किसके तुलना में, डी रैम के तुलना, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज एज अ कैश मेमोरी किया जाता है। इसके तो फॉर्म में क्या आता है, कैश मेमोरी की। अब इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो एस रैम है वो भी दो तरीके का होता है। एक सिंक्रोनस एस रैम और दूसरा असिंक्रोनस एस रैम। मतलब असिंक्रोनस एस रैम को समझने से पहले हम सिंक्रोनस एस रैम को समझ चलिए। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि किसी के साथ मिल के काम करना, समानांतर काम करना। जैसे कि यदि आप हैं और आपके दोस्त हैं, दोनों एक साथ चाहते हैं कि एक ही समय पे कॉलेज पहुंचे, तनिक भी लेट नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों अपने घड़ी को सिंक्रोनाइज कर देंगे। मतलब पूरा मिला देंगे ताकि जब हम निकलें तो एक समय पे निकलें, ठीक है, तनिक भी सेकंड की देरी नहीं है, ठीक है। यही मतलब होता है सिंक्रोनस का। इसमें भी क्या होता है कि इसमें जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो भाई डेटा जो है वो रैम में लोड हो जाए, तो ये डायरेक्टली जाकर के रैम में लोड नहीं होगा, मतलब एक खास समय पे लोड हो। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सटर्नल सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज सिंक्रोनाइज्ड विथ एन एक्सटर्नल सिग्नल कॉल्ड एज क्लॉक, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस डिवाइस विल रीड एंड राइट ऑपरेशन ओनली ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ क्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक एज। मतलब यदि हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया आप डेटा जो है वो एस रैम में जाकर के लोड हो जाइए, तो वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली एस रैम में जाके लोड नहीं होगा, वो इंटरनल रजिस्टर्स वहां पे होते हैं, उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर किसी खास क्लॉक एज पे, मतलब जब क्लॉक जो है वो लो से हाई में रहेगा या हाई से लो में रहेगा, या तो राइजिंग एज में रहेगा या फॉलिंग एज में रहेगा, उसी समय वो जो है डेटा जो है वो एस रैम में जाकर के लोड होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि इसमें जो डेटा लोड होता है वो एक एक्सटर्नल सिग्नल या क्लॉक के साथ मिलके बना होता है। मतलब ये क्लॉक जब राइजिंग एज में होगा या जब फॉलिंग एज में होगा तभी डेटा जो है इसमें लोड हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि डेटा जाकर के स्टोर हो जाओ, तो वो डेटा गया और वो एक इंटरनल रजिस्टर, मतलब लोड होने से पहले जो वहां पे इंटरनल रजिस्टर है, इनपुट रजिस्टर, उसमें जाकर के स्टोर हो गया। और फिर जब क्लॉक फॉलिंग एज में या राइजिंग एज में गया तो वो क्या हुआ, वो डेटा फिर जाकर के एस रैम में स्टोर हो गया, ठीक है।
अब एक बार में कितने वर्ड का डेटा जो है वो लोड होगा या कितने वर्ड का डेटा आएगा रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए, उसके हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। सिंगल डेटा रेट एसआरएम, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस एसआरएम और नेट आरएम। ठीक है। अब सिंगल डेटा रेट एसआरएम समझिए कि इसमें ओनली वन ऑफ वर्ड ऑफ डेटा जो है वो एक बार में ट्रांसफर किया जा सकता है कंट्रोलर के द्वारा एक साइकिल। ठीक है। मतलब एक बार में एक वर्ड का डेटा ही जो है वो लोड किया जा सकता है, इधर रीड ऑपरेशन के लिए या राइट ऑपरेशन के लिए। ठीक है। अब इसको भी करने के 3 मेथड हैं, थ्रू पाइपलाइन मेथड, थ्रू फ्लो थ्रू मेथड एंड थ्रू नेटवर्क मेथड। अब पाइपलाइन मेथड में क्या होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा आउटपुट रजिस्टर भी पाया जाता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा जो रीड ऑपरेशन है वो 2 क्लॉक साइकिल में पूरा होता है, जबकि राइट ऑपरेशन जो है वो 1 क्लॉक साइकिल में ही पूरा हो जाता है। अब समझिए इस चीज को कि जब हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि जा करके डेटा सिंक्रोनस एसरैम में जा करके स्टोर हो जाए, तो क्या होगा, वो सबसे पहले जा करके इनपुट रजिस्टर में आ जाएगा। फिर जब एक क्लॉक साइकिल आएगा तो किसी क्लॉक एज पे वो जा करके स्टोर हो जाएगा। फिर वहां से उसको कहाँ जाना है, सीपीयू में जाना है काम करने के लिए। तो जब जो वो सीपीयू से निकलेगा, निकलने से पहले भी वो कहाँ जाएगा, एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। फिर किसी खास क्लॉक एज पे वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में लोड होगा। मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसे कितने क्लॉक साइकिल का वेट करना पड़ा, 2 क्लॉक साइकिल। जबकि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही क्लॉक साइकिल का वेट करना पड़ा, मतलब इनपुट रजिस्टर को ही उसके उसे पार करना पड़ा। यही होता है। अब जो फ्लो थ्रू मेथड है इसमें आउटपुट रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आउटपुट रजिस्टर नहीं होता है। मतलब डेटा डायरेक्टली टेक प्लेस ऑन डेटा लाइंस। ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि राइट और रीड बोथ ऑपरेशन जो है वो 1 क्लॉक साइकिल में पूरा किया जा सकता है। चलिए, अब अगला जो है वो है नेटवर्क मेथड। अब एक ऐसा सिनेरियो समझिए कि मान के चलिए एक ही कोई क्लॉक साइकिल है, उसमें हमें बहुत ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड ऑपरेशन भी करना है और राइट ऑपरेशन भी करना है। तो ऐसा हो सकता है कि एक को वेट करना पड़े, पहले रीड ऑपरेशन जाए या पहले राइट ऑपरेशन जाए तब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो इस चीज को ना होने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए हम लोग नो बस लेटेंसी मेथड का यूज करते हैं। और इसका यूज जनरली कहाँ किया जाता है, नेटवर्किंग नेटवर्किंग डिवाइसेस में। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में जो आपका रैम यूज किया जाता है उसमें इस मेथड का यूज किया जाता है। डिजाइन फॉर सिस्टम दैट रिक्वायर इंटरलीव्ड रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है। यूज्ड इन नेटवर्किंग ऑपरेशन वेयर मैक्सिमम बस एफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट। चलिए, सेकेंड नंबर क्या है, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस एसरैम। अब डबल डेटा रेट कहने का मतलब हुआ कि एक बार में 2 या 2 से अधिक डेटा को एक क्लॉक साइकिल में ले जाया जा सकता है, लोड किया जा सकता है। ठीक है। अब इसको भी करने के लिए 2 मेथड है, क्वाड डेटा रेट और स्टैंडर्ड डबल डेटा रेट। अब सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड डेटा रेट। इसमें इसका जो प्रॉपर्टीज है क्या है कि इट कंटेन्स टू सेपरेट पोर्ट्स फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। कहने का मतलब हुआ कि इसमें 2 सेपरेट पोर्ट पाया जाता है, रीड ऑपरेशन के लिए अलग सेपरेट पोर्ट और राइट ऑपरेशन के लिए अलग सेपरेट पोर्ट। मतलब that- मतलब एक बार में हम या तो डबल डेटा रेट, मतलब दो एक बार में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और एट द सेम टाइम 2 रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि 4 वर्ड पर साइकिल इसमें से काम किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो पोर्ट है वो दोनों का अलग अलग होता है। राइट ऑपरेशन का पोर्ट अलग होता है और रीड ऑपरेशन का पोर्ट अलग होता है। और एक पोर्ट से एक बार में 2 वर्ड का डेटा जाया जा सकता है। तो मतलब एक ही समय पे 2 वर्ड डेटा जा भी सकता है, 2 वर्ड डेटा आ भी सकता है। मतलब 4 वर्ड डेटा जो है पर क्लॉक साइकिल यूज किया जा सकता है। ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, एटीएम को स्विच, एटीएम में, राउटर में, जहाँ पे नो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डबल डेटा रेट, ये जो है वो सिमिलर टू क्वाड डबल डेटा रेट होता है, बट इसमें एक ही पोर्ट होता है बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन करने। मतलब एक बार में केवल 2 ही वर्ड का डेटा जो है, अप टू 2 वर्ड्स कैन बी रीड फ्रॉम द डिवाइसेस आइदर, या 2 वर्ड कैन बी
राइट फ्रॉम द डिवाइसेस। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो है वो है नेट रैम। ठीक है, हमने दो मेथड पढ़ लिया, सिंगल डेटा रेट एसआरएम, डबल डेटा रेट एसआरएम। अब इसका जो यूज किया जाता है वो मेनली नेटवर्किंग एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ताकि दो या दो से अधिक मतलब लगातार मतलब बिना रुकावट के कंकरेंट रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, तो चलिए यही हुआ हमारा आपका सिंक्रोनस एसरैम। अब हम चलते हैं एसिंक्रोनस एसरैम। अब एसिंक्रोनस एसरैम की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इट बिगेन राइट एंड रीड ऑपरेशन इन द मेमोरी एज सुन एज इट रिसीव द इंस्ट्रक्शन। मतलब जैसे भी इसे इंस्ट्रक्शन मिला ये तुरंत जा करके लोड हो जाएगा और फिर सीपीयू में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता, ये किसी क्लॉक साइकिल पे डिपेंड नहीं होता, ये किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, अब एक होता है फास्ट एसआरएम। इसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज की, इसका जो डेंसिटी रेंज होता है वो 4K से लेकर के 32 MB के बीच में होता है। ठीक है, यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बफर मेमोरी एप्लीकेशन में। अब ये सब चीजें जो है सो आपको पूछा जा सकता है एज ए ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, अब स्लो एएसआरएम। स्लो एएसआरएम क्या होता है, डिजाइन टू कंज्यूम वेरी लो पावर एंड रेयर यूज्ड इन एप्लीकेशन। अब इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है कि ये बहुत कम पावर को लेता है, on rare used in application where power is major concern। मतलब जहाँ पे पावर का मेजर कंसर्न हो वहाँ इसका यूज नहीं किया जाता, जैसे कि हमारा लैपटॉप, फोन, पैड etc, इसमें इसका यूज नहीं किया जाता है। इसकी डेंसिटी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 256K से लेकर के 16 MB के बीच में। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि जो हमारा असिंक्रोनस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो वर्क करने के लिए इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें पाई जाती है, चिप सेलेक्ट, राइट इनेबल या आउटपुट इनेबल। अब प्रोसेसर जो है वो सबसे पहले चिन्हित करता है कि भैया इस मेमोरी में हमें काम करना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इनेबल द प्रोसेसर टू सेलेक्ट द मेमोरी फॉर परफॉर्मिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन। अब यदि इस चीफ सेलेक्ट का वैल्यू जिसको सिलेक्ट किया जिस मेमोरी का, उसका वैल्यू यदि 0 है तो मतलब उस पे ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा, और यदि 1 है तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है कि 0 होगा तो ऑपरेशन होगा, एंड यदि 1 होगा देन मेमोरी इज डिसेबल्ड एंड सेम। और उसी तरह यदि राइट इनेबल में 0 वैल्यू होगा तो नो डेटा कैन बी रीड या राइट, और यदि 1 होगा मतलब डेटा कैन बी रीड या राइट, और यदि 1 होगा तो डेटा रीड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डायनेमिक रैम। इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, रॉबर्ट डेनार्ड के द्वारा, कब, 1968 में। अब इसकी जो मेन जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि डी रैम जो स्टोर करता है डेटा, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कैपेसिटर की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यह होता है कि वो कुछ सेकेंड के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो वही हमने लिखा हुआ है कि डी रैम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ओनली फॉर फ्यू मिली सेकेंड एंड आफ्टर दैट इट नीडेड टू बी रिफ्रेश बिकॉज इन इट्स storage cells made up of capacitor and few transistor and capacitor has the tendency to get discharged। ठीक है, और चूंकि इसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है तो इसीलिए इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज के फॉर्म में। ठीक है, अब ये कंज्यूम लेस पावर कंज्यूम करता है एसरैम की तुलना में, लेस एक्सपेंसिव होता है एसरैम की तुलना में। ठीक है, और हमारे जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसमें भी यही जनरली यूज किया जाता है। साइज ऑफ मेमोरी सेल इज स्मॉलर। अब इसका जो मेमोरी सेल का साइज होता है वो भी स्मॉल होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर की तुलना में, और जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, यूज्ड एज मेन मेमोरी, जैसा कि हमने कहा कि हमारे लैपटॉप्स वगैरह में जो मुख्य रूप से जनरली यूज की जाती है मेन मेमोरी की तुलना में, मेन मेमोरी के रूप में वो डी रैम का यूज किया जाता है, एस रैम का यूज जनरली नहीं किया जाता। अब जिस तरीके से हमने वहां पढ़ा था कि एस रैम भी दो तरह के होते हैं, मतलब डी रैम एस रैम दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी तरह डी रैम में भी है, ये भी दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें भी जो स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो जो है सो आपका जो है सो नहीं सिंक्रोनस, जैसा कि हमने सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और असिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि हमने पिछले में भी पढ़ा था स्टैटिक के केस में कि
दो टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो ऐसे ही डायनेमिक में भी होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। अब सिंक्रोनस में भी यहाँ पे भी वही फैसिलिटी होती है कि भाई सिंक्रोनस में ये किसी एक्सटर्नल सिग्नल से मिलके बना होता है और वही एक सर्टेन क्लॉक एज पे ही डेटा जो है वो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी वही स्टैटिक के जैसे ही सिंगल डेटा रेट होता है, डबल डेटा रेट होता है, ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था रैम्बस टीआरएम, जैसे वहाँ पे नेट एसआरएम रहा होता था कि मतलब नोड बस लेटेंसी, उसी का में यहाँ पे दे दिया गया रैम्बस डीएसआरएम, मतलब जहाँ पे डेटा लेटेंसी का जो है सो कॉन्सेप्ट नहीं हो, ठीक है। अब चलिए, अब ये वैसे ही यहाँ पे भी एसिंक्रोनस डीएसआरएम हो गया, मतलब मेमोरी एक्सेस कुड नॉट सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक, मतलब जैसे ही इसको मिलेगा डेटा वो काम करना स्टार्ट कर देगा, वो किसी एक्सटर्नल सिग्नल के साथ जो है वो क्लॉक नहीं किया हुआ रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, अब इसके बाद अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। धन्यवाद।